जब हम ग्लोबल इकोनॉमी और इन फाइनेंशियल मार्केट्स के काम करने के तरीके के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट सी एक गणितीय तस्वीर होती है। मतलब एक तरह से एक मेडिकल एक्सरे की तरह। अगर मार्केट रूपी शरीर में कोई हड्डी टूटती है तो हमें लगता है कि डेटा के एक्सरे में एक साफ दरार दिख जाएगी। बिल्कुल। और कोई भी इकोनॉमिस्ट तुरंत बता देगा कि समस्या कहाँ है और इसका इलाज क्या है। हम इंसानों को इस तरह की क्लैरिटी से सुकून मिलता है। लेकिन क्या होता है जब कोई हालिया जियोपॉलिटिकल क्राइसिस यानी भू राजनीतिक संकट केवल एक हड्डी नहीं तोड़ता बल्कि पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम को ही झकझोर देता है। राइट। जब इंटरनेशनल कूटनीति, मिलिट्री धमकियां और कमोडिटी मार्केट्स आपस में इस तरह उलझ जाते हैं कि वो एक्सरे मशीन ही काम करना बंद कर देती है, तब हम क्या करते हैं? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। इस समय हम जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं वो किसी एक स्पष्ट बीमारी की तरह नहीं है जिसे हम आसानी से डायग्नोज कर सकें। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन है। अर्थशास्त्र में जब अनिश्चितता का कोई बड़ा डोमिनो गिरता है तो वो केवल अपने आसपास की चीजों को नहीं गिराता, वो पूरी व्यवस्था की नींव में एक ऐसा कंपन पैदा कर देता है जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक महसूस किया जाता है। बिल्कुल। और इस कंपन के पीछे के असली कारणों को समझना और ये देखना कि कैसे एक समुद्री रास्ते की नाकेबंदी ग्लोबल इकोनॉमी के हर हिस्से को इम्पैक्ट कर रही है, यह इस समय किसी भी अवेयर इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी काम है। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। ये आज की सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो रातों रात दुनिया भर के मार्केट्स की दिशा बदल रही है। हम अमेरिका और ईरान के बीच उस गहरे तनाव की बात कर रहे हैं जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हुर्मुज़ मध्य की नाकेबंदी को जन्म दिया है। और मैं बता दूं, आज की हमारी ये चर्चा पूरी तरह से हालिया ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्ट्स, मार्केट डेटा और आधिकारिक बयानों पर आधारित है। राइट। तो ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल विवाद नहीं है, इस एक कदम ने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। तो इस पूरी घटना का असल ट्रिगर क्या था? ये सब अचानक एक झटके में कैसे शुरू हुआ? तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल भूचाल का जो इमीडिएट ट्रिगर है वो सोमवार 13 अप्रैल 2026 की एक बहुत ही सख्त घोषणा है। अमेरिकी सेना ने ऐलान किया है कि वो दोपहर 2 बजे GMT से ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में आने जाने वाले सभी समुद्री यातायात की पूरी तरह से नाकेबंदी यानी नेवल ब्लॉकेज शुरू कर देगी। ओके। अब इस बात की गंभीरता को हमें समझना होगा। ये कोई सिंबॉलिक विरोध नहीं है, ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर फिजिकल और मिलिट्री कंट्रोल स्थापित करने का एक सीधा प्रयास है। और हॉर्मुज़ कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का सबसे इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है। दुनिया भर के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा इसी बेहद संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। 20%। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करूं तो ये किसी मेन हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगने जैसा नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे आपने ग्लोबल ट्रेड की मुख्य धमनी या कहें कि एक विशाल कारखाने के इकलौते निकास द्वार पर ही भारी भरकम ताला जड़ दिया हो, जहां से दुनिया की हर 5वीं एनर्जी की बूंद निकलती है। बिल्कुल। अगर वो गेट बंद हो जाता है तो अंदर कितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है, कूटनीतिक तनाव तो पहले भी रहे हैं। हाँ। अचानक से सीधे ब्लॉकेड का ये एक्सट्रीम कदम क्यों? इसके पीछे जो कूटनीतिक तंत्र है उसका पूरी तरह से ढह जाना सबसे बड़ा कारण है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस टॉक्स यानी शांति वार्ता चल रही थी वो किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय पूरी तरह से फेल हो गई है। और इस विफलता के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया उसने संवाद की बची खुची गुंजाइश को भी खत्म कर दिया। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि ईरान बातचीत के मेज पर वापस आता है या नहीं। बाप रे। हाँ, और साथ ही उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उनके जो पहले के कठोर बयान थे जिससे ईरान घबरा गया था उसी ने ईरान को मेज पर लाया था। उनका स्टैंड ये है कि कूटनीति नहीं बल्कि एक्सट्रीम प्रेशर ही काम करेगा। लेकिन अगर हम ईरान की प्रतिक्रिया देखें तो ये एक्सट्रीम प्रेशर काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस ने इस अमेरिकी नाकेबंदी को सीधे तौर पर अवैध और इंटरनेशनल वाटर्स में समुद्री डकैती यानी पायरेसी कह दिया है। राइट। वे पीछे नहीं हट रहे हैं, उन्होंने हुर्मुज़ पर अपना खुद का एक परमानेंट मैकेनिज्म लागू करने की धमकी दी है।
उनका कहना है कि यदि उनके बंदरगाह सुरक्षित नहीं हैं, तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। मतलब हम नहीं निकलेंगे तो कोई नहीं निकलेगा। और यहीं से ये पॉलिटिकल क्राइसिस एक इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल जाता है। ये जो सबके लिए सुरक्षा या किसी के लिए नहीं वाली अप्रोच है, ये कमर्शियल शिपिंग कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा बुरा सपना है। जहाज़ों का इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां ऐसे रिस्क वाले एरिया में काम करने से तुरंत मना कर देती हैं, या फिर प्रीमियम इतना ज़्यादा बढ़ा देती हैं कि वहां से गुजरना फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसका सीधा असर हमें क्रूड ऑयल के नंबर्स में देखने को मिल रहा है। जैसे ही इस ब्लॉकेड की खबर आई, ब्रेंट क्रूड ऑयल ने $100 का जो एक साइकोलॉजिकल मार्क होता है, उसे एक झटके में पार कर लिया। बिल्कुल। डेटा बताता है कि ये लगभग 8% की भारी छलांग लगाकर $102.80 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। और सिर्फ ब्रेंट ही नहीं, अमेरिकी बेंचमार्क WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $104.88 तक पहुंच गया है। राइट। हम जानते हैं कि ब्रेंट इंटरनेशनल सी रूट वाले तेल का बेंचमार्क है और WTI अमेरिकी घरेलू तेल का। दोनों का इस तरह एक साथ भागना ये साबित करता है कि ये कोई लोकल पैनिक नहीं है, ये एक ग्लोबल मैक्रो शॉक है। शिपिंग डेटा तो पहले ही दिखा रहा है कि ऑयल टैंकर उस एरिया से दूर भाग रहे हैं। अगर हम इसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, मतलब एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें, तो ये सिर्फ पेट्रोल पंप पर तेल के महंगा होने की कहानी नहीं है। तेल हमारी मॉडर्न इकोनॉमी का ब्लड है। बिल्कुल। जब तेल $100 के पार जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट हर सेक्टर में बढ़ जाती है। और इसका सबसे डरावना असर वहां दिखता है जहां शायद आम लोग तुरंत उम्मीद ना करें, जैसे कि एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर। हाँ, यही वो पॉइंट है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। मतलब तेल का ऊपर जाना तो समझ आता है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में गेहूं के जो फ्यूचर्स हैं उनमें लगभग 2% की वृद्धि दर्ज की गई है। राइट। और साथ ही मक्का और सोयाबीन के दाम भी बढ़ रहे हैं। अब पहली नजर में तो हॉर्मुज के ब्लॉकेड का अमेरिका या ग्लोबल गेहूं की कीमतों से कोई सीधा लिंक नहीं दिखता। क्या ये सिर्फ इसलिए कि ट्रैक्टर्स का डीजल महंगा हो गया है? डीजल की कॉस्ट तो बस इसका एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल इसके बहुत पीछे है। आज की जो कमर्शियल फार्मिंग है वो पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल्स पर टिकी है। खेतों में जो फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक इस्तेमाल होते हैं वे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ही बनते हैं। अच्छा। तो जब क्रूड महंगा होता है तो फर्टिलाइजर बनाने की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और इसके ऊपर से अनाज को शिप करने वाले जहाज़ों का फ्यूल और इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गया है। अर्थशास्त्र में इसे ही कैस्काडिंग इफेक्ट कहते हैं। एक जगह शॉक लगता है और पूरी सप्लाई चेन से होते हुए उसका असर हमारी ग्रोसरी की कीमत तक पहुंचता है। यानी सीधा इन्फ्लेशन। एग्जैक्टली। ये सीधे तौर पर महंगाई को ट्रिगर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जियोपॉलिटिकल शॉक ने ग्लोबल इन्फ्लेशन की उस आग में फिर से घी डाल दिया है, जिसे फेडरल रिजर्व और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स बुझाने की कोशिश कर रहे थे। सही कहा। और यही वो पॉइंट है जहां ग्लोबल इकोनॉमी की नींव सच में हिलने लगती है। मार्केट से मानकर चल रहे थे कि फेडरल रिजर्व इस साल इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरों में कटौती करेगा। राइट। लेकिन अब आप खुद सोचिए, जब तेल आसमान छू रहा हो, खाने पीने का सामान महंगा हो रहा हो, तो क्या कोई भी सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटाने का रिस्क ले सकता है? बिल्कुल नहीं। महंगाई को काबू करने के लिए उन्हें रेट्स ऊंचे ही रखने पड़ेंगे। ये इन्वेस्टर्स की उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा पानी फेरने जैसा है। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम फाइनेंस की कोई बेसिक किताब खोलकर देखें तो उसमें लिखा होता है कि जब भी दुनिया में युद्ध का खतरा हो, अनिश्चितता हो या इन्फ्लेशन हो, तो लोग अपना पैसा निकालकर सीधे गोल्ड में लगाते हैं। सोना तो सदियों से एक सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन आज का जो डेटा है वो तो इस पूरी थ्योरी को ही पलट रहा है। आज सोने की कीमतें बढ़ने के बजाय 0.4% गिर के $4726 के आसपास आ गए हैं। मैं सोच रहा था ये क्या पैराडॉक्स है। जब दुनिया सचमुच एक वॉर जोन के मुहाने पर खड़ी है, तब ये सेफ हेवन क्यों गिर रहा है? ये विरोधाभास ना आज के मॉडर्न मार्केट्स की सबसे बड़ी पहेली है, और इसका सीधा कनेक्शन उसी फेडरल रिजर्व और इंटरेस्ट रेट से है जिसकी हमने अभी बात की। देखिए, सोना अपने आप में एक बहुत अच्छी एसेट है,
लेकिन ये कोई यील्ड या ब्याज नहीं देता। कोई पैसिव इनकम नहीं है इसमें। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ जब फेडरल रिजर्व महंगाई से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखता है तो अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर इन्वेस्टर्स को बहुत ही शानदार रिस्क फ्री रिटर्न मिलने लगता है। मतलब इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि सोने में पैसा ब्लॉक करके बिना रिटर्न के बैठने से तो अच्छा है कि अमेरिकी सरकार को पैसा उधार दें और सेव ब्याज कमाएं। बिल्कुल। और इसका एक दूसरा पहलू भी है, अमेरिकन डॉलर। जब यूएस बॉन्ड्स में रेट्स ऊंचे होते हैं तो दुनिया भर का स्मार्ट मनी डॉलर की तरफ भागता है। इससे डॉलर बहुत मजबूत हो जाता है। राइट। आज के डेटा में ही देख लीजिए, डॉलर इंडेक्स 0.3% ऊपर गया है। अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोना डॉलर में ही ट्रेड होता है, तो मजबूत डॉलर का मतलब है कि बाकी करेंसीज के लिए सोना बहुत महंगा हो गया। मजबूत डॉलर और ऊंचे इंटरेस्ट रेट्स, ये दोनों मिलकर गोल्ड पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि वॉर का डर भी उसे ऊपर नहीं खींच पा रहा है। ओहो, ये सच में एक बहुत ही गजब का चेन रिएक्शन है। तेल बढ़ा, महंगाई का डर बढ़ा, रेट कट्स की उम्मीद टूटी, डॉलर मजबूत हुआ और नतीजा सोना गिर गया। लेकिन अगर सोना नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पैनिक सिर्फ कमोडिटी या बॉन्ड मार्केट तक सीमित नहीं है। इक्विटी मार्केट्स का क्या हाल है? अनसर्टेनिटी शेयर बाजारों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और इस समय ग्लोबल मार्केट्स पूरी तरह से लाल निशान में है। खासतौर पर एशिया में इसका गहरा असर दिख रहा है। ओके। चीन का शंघाई कंपोजिट 0.2% गिरा है। हांगकांग का हैंग सेंग 1.2% टूट गया है और साउथ कोरिया का कॉस्पी तो 1.06% नीचे आ गया है। जब ग्लोबल सप्लाई चेन खतरे में होती है तो एक्सपोर्ट पर निर्भर एशियन इकोनॉमीज सबसे पहले हिट होती हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के इन लाल निशानों के बीच एक और डेटा पॉइंट है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। वो है लग्जरी रिटेल सेक्टर का डेटा। रिपोर्ट बताती है कि दुबई और अबू धाबी के बड़े बड़े मॉल्स में यूरोप के जो टॉप लग्जरी ब्रांड्स हैं, उनकी बिक्री मार्च में 30 से 50% तक गिर गई है। राइट। मतलब आप सोचिए, मॉल ऑफ द एमिरेट्स में इस $400 बिलियन की इंडस्ट्री को अचानक जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हार्मोन्स की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ तेल के बैरल तक सीमित नहीं है, बल्कि दुबई में बिकने वाले एक डिजाइनर हैंडबैग की सेल्स भी उसी डर से जुड़ी है। बिल्कुल। और ये जो आंकड़ा है ना, ये कंज्यूमर साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। अर्थशास्त्र में हम इसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहते हैं, यानी वो खर्च जो जरूरी नहीं है। जब युद्ध का माहौल हो और रीजनल इंस्टेबिलिटी चरम पर हो तो भले ही उन कंज्यूमर्स के पास बहुत पैसा हो, वे खर्च करने से घबराते हैं। वे फ्यूचर की अनिश्चितता को देखकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं और लग्जरी आइटम्स की शॉपिंग टाल देते हैं। बिल्कुल। अब इतने बड़े इकोनॉमिक शॉक के बाद आमतौर पर हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया के बड़े लीडर्स इसे शांत करने के लिए एक साथ आएंगे। पहले जब भी ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल मूव्स हुए हैं, एक इंटरनेशनल अलाइनमेंट देखने को मिलता था। लेकिन इस बार कूटनीतिक लेवल पर एक बहुत ही अजीब सा बिखराव, एक फ्रैगमेंटेशन नजर आ रहा है। राइट। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने बहुत क्लियर कर दिया है कि वे अमेरिका के इस ब्लॉकेड का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे युद्ध में नहीं घसीटे जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया का रुख भी ऐसा ही है। उन्होंने साफ कहा है कि उनसे कोई मदद नहीं मांगी गई है और वे चाहते हैं कि जल डमरू मध्य सबके लिए खुला रहे। और इन बयानों से ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा होता है। ये जो ग्लोबल कंसेंसस की कमी है, जो खंडित सहमति है, ये मार्केट्स के लिए कितनी बड़ी टेंशन की बात है। राइट। मार्केट्स को स्टेबिलिटी पसंद है और स्टेबिलिटी तब आती है जब ग्लोबल सुपर पावर्स एक पेज पर हों। लेकिन यहाँ अमेरिका काफी अकेला दिख रहा है। आसियान देशों ने भी किसी का पक्ष लेने के बजाय शांति वार्ता और सीज फायर की अपील की है। और चीन की बात करें तो उनका रिएक्शन भी काफी कैलकुलेटेड है। जब ऐसी रिपोर्ट आई कि चीन ईरान को हथियार दे रहा है तो उन्होंने इसे निराधार बदनामी यानी बेसलेस स्मेयर कहकर रिजेक्ट कर दिया। वे सिर्फ शांति की बात कर रहे हैं। यहां तक कि तुर्की के विदेश मंत्री को भी अभी उम्मीद है कि दोनों पक्ष पीस टॉक्स को लेकर ईमानदार होंगे। इस तरह का जो डिप्लोमेटिक बिखराव है वो इन्वेस्टर्स को ये सिग्नल देता है कि इस प्रॉब्लम का कोई क्विक फिक्स नहीं है। जब वेस्टर्न कंट्रीज ही आपस में अग्री नहीं कर रही हैं तो मतलब ये अनसर्टेनिटी लंबी खिंचने वाली है। और इसी बिखराव के बीच एक और वाकया हुआ है
जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ग्लोबल लीडर्स के बीच सीधी और पब्लिक बयानबाजी। कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो 14वें ने युद्ध रोकने की एक बहुत ही स्पष्ट अपील की थी। उनका मैसेज था कि पावर का शो ऑफ अब रुकना चाहिए। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उन पर सीधा हमला कर दिया। ट्रंप ने पोप को भयानक यानी टेरेबल और अपराध पर कमजोर तक कह दिया। राइट। उन्होंने ये भी कहा कि वो पोप के फैन नहीं हैं, क्योंकि पोप एक ऐसे देश के साथ सॉफ्ट हैं जो न्यूक्लियर हथियार चाहता है। देखिए, इस तरह का जो पब्लिक क्लैश होता है वो ग्लोबल मार्केट साइकोलॉजी को बहुत बुरी तरह हिट करता है। हमारा पर्पस यहाँ किसी को पॉलिटिकली जज करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ये एनालाइज कर रहे हैं कि मार्केट्स इसे कैसे प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल। मार्केट्स इसे डिप्लोमैटिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी के रूप में देखते हैं। जब शांति की अपीलों का जवाब इतने अग्रेसिव बयानों से आता है तो इन्वेस्टर्स को समझ आ जाता है कि कोई भी बैकआउट करने को तैयार नहीं है। ये वॉलेटिलिटी को और बढ़ा देता है। तो इस सब का एक आम इन्वेस्टर के लिए असल मतलब क्या है? आज हमने बहुत सारे धागों को एक साथ पिरोया है। होर्मुज का ब्लॉकेड, $100 का क्रूड, इन्फ्लेशन और फेड रेट्स का खेल, सोने का गिरना, दुबई के मॉल्स का सन्नाटा और लीडर्स का बिखराव। इस सारे शोर शराबे के बीच कोई सही दिशा कैसे तय करे? एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी सिचुएशन को हम फेयर एंड अपॉर्चुनिटी यानी डर और अवसर के चश्मे से देख सकते हैं। राइट। ऐसे क्राइसिस में अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जो इन्वेस्टर्स इस शोर के बीच अपना लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाए रखते हैं वही असल में वेल्थ क्रिएट करते हैं। इस समय सबसे जरूरी है मैक्रो इकोनॉमी को समझना। अगर इन्फ्लेशन और कमोडिटी की कीमतें हाई रहने वाली हैं तो ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। इन्वेस्टर्स को ये खोजना होगा कि इस नए माहौल में वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो रही है। मतलब ये सिर्फ ये देखने का समय नहीं है कि क्या टूट रहा है, बल्कि ये पहचानने का है कि इस नए सिस्टम में किसे फायदा हो सकता है। बिल्कुल। और इसी थॉट के साथ मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर सबको विचार करना चाहिए। जी। अगर दुनिया के एक छोटे से समुद्री रास्ते में ब्लॉकेज से रातों रात ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं, सेंट्रल बैंक्स मजबूर हो सकते हैं और डॉलर के सामने सोना कमजोर पड़ सकता है, तो क्या हम एक ऐसे नए युग में आ गए हैं जहां सेफ हेवन की पुरानी परिभाषाएं अब खत्म हो गई हैं? बहुत ही डीप पॉइंट है ये। क्या फ्यूचर में सोना या गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे सेफ एसेट होंगे, या फिर सप्लाई चेन का कंट्रोल ही दुनिया की सबसे पावरफुल और सेफ एसेट बन जाएगा? इस शिफ्ट को समझना ही अगले दशक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम होगी। ये वाकई एक बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। सप्लाई चेन का कंट्रोल, ये एक ऐसा एंगल है जिस पर शायद अभी बहुत कम लोगों का ध्यान है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। ग्लोबल इकोनॉमी कोई सिंपल एक्सरे रिपोर्ट नहीं है। ये एक जीता जागता कॉम्प्लेक्स शरीर है जहां अगर हुर्मुज जैसी एक नस ब्लॉक होती है तो उसका दर्द शिकागो के खेतों से लेकर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तक महसूस होता है। सही कहा। अंत में एक बहुत ही जरूरी डिस्क्लेमर, आज का ये डीप डाइव एनालिसिस पूरी तरह से एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। बिल्कुल, अपना रिस्क खुद असेस करें। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीजों को गहराई से एनालाइज करते रहिए और इस तेजी से बदलती दुनिया के साथ खुद को अपडेट रखिए। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।